हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज स्कैम 1992 का रिव्यू करने वाली हूँ। ये वीक मैंने 2 वीक्स बाद देखी, तो आज अब थोड़ा लेट रिव्यू कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में नोटिफिकेशंस वाला आइकॉन है, उसे प्रेस कर लेना। तो ओके, मैं फुल रिव्यू देने वाली हूँ, मतलब पूरा डिटेल में क्या हुई थी स्टोरी, फुल हर्षद मेहता की स्टोरी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एपिसोड 1 में जैसे हम देखते हैं कि पहले दिखाया जाता है कि हर्षद मेहता एक गुजराती फैमिली से होता है। उनके पापा का मतलब कपड़े का बिजनेस होता है जो फ्लॉप जाता है और उसके वजह से उन्हें भारी नुकसान होता है। और उनकी इतनी अच्छी भी कंडीशन नहीं रहती इकोनॉमिकली हम देखें। और वो घाटकोपर में एक चार में रहते हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो पहले हर्षद मेहता क्रिकेट, उनका शौक रहता है क्रिकेट खेलना या फिर डांडिया खेलना। उनके वाइफ के साथ भी लव मैरिज हुआ होता है। तो वो फिर कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं क्योंकि पापा का बिजनेस लॉस में चला गया है। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो फिर हीरो का बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना उन्हें चाहिए होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना शेयर मार्केट में हिस्सा ले। और वहाँ मतलब उन्होंने सुना रहता है कि शेयर मार्केट में कुछ अच्छा पैसा आता है, तो उन्हें वो देखना होता है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसा है। तो वो अपने भाई को बोलते हैं कि मुझे कुछ तो किसी का तो पहचान करा दे, मैं शेयर मार्केट में घुसता हूँ। तो उसके जो भाई होता है वो पहचान करा देते हैं अम्बालाल से। और फिर वो वहाँ पे शेयर मार्केट में शॉपर का बिजनेस मतलब नौकरी करते हैं। तो पहले दिन में उन्हें लॉस थोड़ा होता है, लेकिन बहुत अच्छा वो काम करते हैं, तो उन्हें रख लिया जाता है। उसमें उनकी लाइन है, रिस्क है तो इश्क है, वो बहुत फेमस है। और तो फिर ऐसे ही करते वो चॉपर के बिजनेस में देखते हैं कि क्या कैसा सब लोग कर रहे हैं। तो उन्हें ये समझ में आता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से ये लोग ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो स्ट्राइक होती रहती है, स्ट्राइक के वजह से बहुत शेयर्स में बहुत चढ़ाव उतार आता है। तो ये लोग पता लगाते हैं कि स्ट्राइक्स कौन करवाता है, इनका लीडर कौन है। वो होते हैं बाबा डॉक्टर साटम। तो उन्हें जाके ये मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ, अंदर की न्यूज़ दे दो जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आप मुझे दो। तो मैं शेयर मार्केट में उसकी मदद लेके फ़ायदा करता हूँ और उसका कुछ परसेंट जो होता है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो जो डॉक्टर साटम है, दादा साटम, वो अग्री करते हैं। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करते के हेल्प से फ़ायदा होता है। और हर्षद मेहता को अब रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, दिमाग मेरा है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ये नौकरी करके कुछ ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। तो वो जो नौकरी होती है उनकी वो छोड़ देते हैं और खुद का ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर देते हैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट से। तो और फिर वो सब मतलब घर जो उनका रहता है वो भी छोड़ के वो बड़े घर में रहने जाते हैं। उनके जो भाई होते हैं आश्विन, उनकी भी शादी होती है और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद जो कोलकाता वाला मार्केट है उसके वजह से उन्हें 10 लाख का नुकसान हो जाता है। और इसी कारण उनके पापा की डेथ भी हो जाती है। और लेकिन अब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता स्टॉप होगा, लेकिन वो फिर मतलब 3 लाख उन्होंने कमाए होते हैं, उनका प्रॉफिट हुआ रहता है। और फिर 7 लाख का लोन उन पे आता है। तो वो दिखाया है कि उनका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो अब क्या करे। तो जो पापा का उनका कपड़े का बिजनेस था, उसी दुकान में वो ग्रो मोर करके अपना कंसल्टेंसी खोल देते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस में पैसा लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। और वो लोगों को अश्योर करते हैं कि आप हमारी सलाह लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, ऐसा वो अश्योर कर देते हैं। और लोग ग्रो मोर में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्रो मोर में ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आते हैं,
मार्केट का बुल जो होते हैं वो प्रणव होते हैं। उनसे वो जब ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल लेता है तभी उनसे दोस्ती कर लेता है हर्षद मेहता, और फिर प्रणव के हेल्प से ही वो अपना जो ग्रो मोर के क्लाइंट्स है वो बढ़ाने में उन्हें मदद मिल जाती है। फिर ग्रो मोर कुछ मतलब अच्छा उसका बिजनेस चालू हो जाता है। फिर उन्हें एक पार्टी में मिलते हैं अजय केकड़िया समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड हर्षद मेहता को दिखाते हैं और चले जाते हैं। लाइक हर्षद मेहता उन्हें बताते हैं कि आपके वाले क्रैश की वजह से मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ था। तो फिर इस चीज़ को लेकर अजय केडिया उन्हें एटीट्यूड दिखा के चले जाता है, जिसका हर्षद मेहता को थोड़ा हर्ट होता है, ईगो उनका हर्ट होता है। तो वो पूछते हैं कि प्रणव के इसमें इतना क्या एटीट्यूड है जो ये दिखा के गया। तो वो बताते हैं कि ये मनी मार्केट में काम करते हैं। सो ये क्या होता है वो हर्षद को पता नहीं होता। फिर हर्षद उसकी पूरी जांच कर लेता है। हर्षद का एक ये रहता है कि हर्षद पूरा रिसर्च कर लेता है कि वो कंपनी कैसी है, उनका पूरा बैकग्राउंड बहुत रिसर्च करके उनमें पैसा लगाता है। तो बहुत जीनियस बंदा दिखाया गया है, और वो थे भी एक्चुअली। तो फिर वो मनी मार्केट में उतरना चाहते हैं। फिर मनी मार्केट का ये रहता है कि वो आउटसाइडर्स को अंदर नहीं लेने देते। फॉरेन बैंक दिखाई है, सिटी बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके मिस्टर त्यागी रहते हैं उनके हेड, जो ये मनी मार्केट देखते हैं। उन्हें जाके हर्षद मेहता की मीटिंग होती है। तो वो हर्षद को एडवाइस देते हैं कि आप यहाँ पे मत आओ। इसमें ही उन्होंने ये एक भी दिखाया गया है। ये बुक जो एक्चुअली लिखी है, द स्कैम नाम की बुक लिखी है सुचेता दलाल और डेबाशिश बसु ने। तो ये सुचेता दलाल जो है वो फर्स्ट फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है इंडिया की, वुमन फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, सॉरी। तो वो सीख रही होती है और एज अ जर्नलिस्ट वो उनका काम करती रहती है। वो ज़्यादा फैन नहीं दिखाई है हर्षद मेहता की, लेकिन सिस्टम ये जो गड़बड़ है देखिए, ये जो स्कैम हुआ है सिर्फ हर्षद मेहता ने अकेले नहीं किया है, सब लोग यही करते हैं। हर्षद मेहता कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंट में मतलब उनका ये रहता है। और तो ये भी दिखाया गया है कि सुचेता दलाल, ये जो स्कैम है वो सुचेता दलाल के वजह से ही, लाइक उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है ये एक्सपोज होने में। तो ये भी दिखाया गया है। और राहिल नाम का हर्षद मेहता का दोस्त होता है, वो भी ने दिखाया है कि वो गुजराती होता है, लेकिन वो थोड़ा घबराता रहता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन हर्षद उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू पैसा लगा, मतलब हो जाएगा। और स्टार्टिंग में उसे फायदा ही होता है, और दिखा भी गया है कि राहिल बहुत पैसा भी कमाता है हर्षद के वजह से स्टार्टिंग में। फिर हर्षद मनी मार्केट में घुसता है। वो उसे पता चलता है कि हाँ, अभी तो मनी मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आउटसाइडर्स को अंदर नहीं लाने देते। तो फिर वो मिलते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन एक आदमी को मिलते हैं जिसे पता होता है कि ये मनी मार्केट क्या है, लेकिन वो इंडिया से नहीं होता है, यूएस से। उन्हें यूएस का पता रहता है मनी मार्केट का। सो वो बताते हैं कि इंडिया में ये लोग उतने डिसेंट तरीके से नहीं करते। तो हर्षद मेहता उन्हें एक फ्लाइट में मिलता है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि लोग कैसे करते हैं। इन लोगों का जो कार्टेल है वैसा ही अगर सेम पैरेलल कार्टेल हम खड़ा कर पाए तो हर्षद मेहता को उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो वो जो होते हैं वो हर्षद मेहता की उन बैंकों से मीटिंग्स कराते हैं जिन बैंक्स को सिटी बैंक्स ऑफ इंडिया से डील नहीं करनी रहती। तो मनी मार्केट में ये दिखाया गया है कि मतलब बैंक को सिक्योरिटी देनी होती है, लेकिन सिक्योरिटी एज इन फिजिकल नहीं देनी होती है। बैंक रिसिप्ट या फिर SGL देके बैंक्स को सिक्योर कराना रहता है।
तो SGL देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो RBI के गाइडलाइंस है वो फॉलो करने रहते हैं और इसमें ज़्यादा गफला नहीं कर सकते थे। लेकिन बैंक रिसिप्ट्स, हर्षद बोलता है कि मैं बैंक रिसिप्ट्स दे देता हूँ। तो सिक्योरिटी, हर्षद क्या कहता है, जो छोटे छोटे बैंक्स है उन्हें इकट्ठा कर देता है और उनकी हेल्प लेके मनी मार्केट में अपना बढ़ाता है। उन्होंने एक कहानी दिखाई है कि ऐसा दिखाया है कि सिटी बैंक जैसे कि उसमें जो शिकारी का जाला होता है वो डाल रहा होता है, और बाकी सब बैंक्स, और यही रियलिटी थी कि उस टाइम पे बाकी सब बैंक्स जो छोटी छोटी थी वो दाने टिपने बैठ जाती थी। फिर हर्षद उन्हें बताता है कि हम सब लोग इकट्ठे होके सिटी बैंक के साथ compete कर सकते हैं। और हर्षद एक ब्रोकर ही दिखाया गया, अजय केडिया भी एक ब्रोकर ही है, और इसी वजह से ब्रोकर तो सिस्टम का मतलब छोटा पार्ट दिखाए गए हैं। लेकिन हर्षद क्या करने लगता है, फिर सिटी बैंक्स को लेकर, और सिटी बैंक बहुत बड़ा बैंक होता है, उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे सालों से सिटी बैंक इसमें इन्वॉल्व रहा होता है। तो सिटी बैंक को compete करने के लिए हर्षद SBI में जाके बात करता है। SBI में जो होते हैं उन्हें कहता है मतलब SBI में जाके उन लोगों से पैसे लेता है, एंड ही लाइक कि आपको मैं बैंक रिसीप्ट दे देता हूँ, आप बस मुझे पैसे दे दो। तो हर्षद को फायदा इसमें ऐसे तरह से होता है कि हर्षद बैंक से पैसे लेता है, फिर वो सिस्टम में ही फॉल्ट होता है कि जो बैंक से पैसा लेने के बाद उन्हें बैंक रिसिप्ट या फिर SGL तो कभी देता ही नहीं है हर्षद मेहता, या फिर कोई भी नहीं देता, और सिटी बैंक के लोग भी नहीं देते। लेकिन बैंक रिसिप्ट उन्हें देने के लिए 10-15 दिन का गैप रहता है, तो उस गैप में ब्रोकर वो पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हर्षद मेहता वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देता है, शेयर्स का भाव ऊंचा करने में। इस सीरीज में ये भी दिखाया है, उसका नाम मुझे नहीं याद, कोबरा कह के उन्हें बुलाते हैं सब लोग। ये बैर का काम करते हैं, ये मंदी लाने के लिए बहुत फेमस होते हैं। जब भी तो इनका बहुत नुकसान हो रहा होता है हर्षद के वजह से, क्योंकि हर्षद नो रेट्स शेयर्स को बहुत ऊंचे ले ही जा रहा होता है, जिस वजह से इन्हें बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। और सिटी बैंक के लोग जो ब्रोकर है उन्हें भी थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो लोग उनके पास आते हैं वो अभी हर्षद के पास जाने लगे हैं। सो ऑब्वियसली उन्हें भी इस बात से नाराजी तो है। फिर हर्षद SBI से बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर लेता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, हर्षद के पास बैंक रिसिप्ट ना होते हुए भी हर्षद पैसे ले लेता है और ये बोलता है कि हाँ मैं बैंक रिसिप्ट दे देता हूँ। तो हर्षद का रोल इसमें ऐसे दिखाया गया है कि हर्षद बैंक से पैसे लेता है और उन्हें अश्योर कर देता है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट डील्स मिले, और जो वो पहले करता भी है, लाइक स्टार्टिंग में उसने किया भी है, लेकिन एक जब लोगों का उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, और हाँ एक जो बैर होते हैं उन्होंने एक बार ट्राई भी किया रहता है कि हर्षद का मतलब ये जो चल रहा है हर्षद को उसका नाम खराब कर दे। तो 14 डेज की साइकिल रहती है, तो उस साइकिल में शेयर्स के दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो हर्षद क्या करता है, लोगों के जो पैसे होते हैं, जो चेक्स बाद में देने हैं, वो भी पहले ही क्लियर कर देता है, जिसके वजह से हर्षद अपना नाम बचा लेता है। तो लोगों को एक यकीन होता है कि हाँ भाई हर्षद है तो सब सही है। जैसे हर्षद नु राजमा मार्केट मजामा, तो ये भी हर्षद मेहता उस टाइम के अमिताभ बच्चन हुए होते हैं शेयर मार्केट के, और बहुत पॉपुलर हुए होते हैं। तो SBI से हर्षद मेहता 500 करोड़ का लोन उठा लेते हैं, और
फिर ऐसे ही करते हर्षद मेहता जो भी गवर्नमेंट है, लाइक पेट्रोलियम का प्लांट हो या फिर और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का पैसा रहता है जिसमें इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व, वो पैसा हर्षद को बैंक के पीएमएफ में वो डालते हैं। फिर हर्षद वो पैसा लेके शेयर मार्केट में लगा देता है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही जो पैसा है वो हर्षद को मिलता है। और ये सब के लिए हर्षद की मदद करते हैं उस टाइम के प्रधानमंत्री के जो पंडित दिखाए गए हैं, वो उनके पर्सनल पंडित होते हैं, स्वामी जी उसमें दिखाया गया है। उस टाइम के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव दिखाए हैं। तो उनकी हेल्प लेके जो दिल्ली में बैठे हैं, उनकी हेल्प लेके हर्षद इतना बड़ा एम्पायर, तो ये जो इतना बड़ा एम्पायर है वो हर्षद उनकी पीवी नरसिम्हा राव की मदद लेके ही खड़ा करता है। सरकारी जो पैसे होते हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट प्लांट्स रहते हैं, पेट्रोलियम के वगैरह हो या फिर और भी कई प्लांट्स हो, तो उन प्लांट्स का जो प्रॉफिट वगैरह रहता है, उनके भी पैसे इनडायरेक्टली, लाइक वो डायरेक्टली बैंक के एसबीआई के पीएमएफ में लग जाते हैं और फिर एसबीआई का पैसा डायरेक्टली हर्षद के पास जाता है और जिसका फ़ायदा हर्षद शेयर्स को ऊपर लाने के लिए करता है। सो एसबीआई से हर्षद 500 करोड़ का लोन ले लेता है और ये कह के कि हर्षद के पास बैंक रिसिप्ट्स है। लेकिन हर्षद के पास बैंक रिसिप्ट्स नहीं होती है और ये होता है स्कैम। उस टाइम पे फेक रिसिप्ट्स भी नो होती है, लेकिन ये वाला केस होता है जहाँ पे हर्षद के पास बैंक रिसिप्ट्स ही नहीं है। तो और ये बात आरबीआई का जो गवर्नर है वो इन सब के ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं और उन्हें इस चीज़ का देखना भी होता है कि जो इरेगुलरिटीज़ है सभी बैंक्स में कई बहुत, तो वो उन्हें चेक भी करनी है। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे अनाउंस भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर ब्रोकर्स लोगों को पता चल जाएगा। तो उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे करना होता है कि किसी को पता ना चले, लेकिन सब निकालनी है खबर। तो फिर आरबीआई के हिसाब से एसबीआई का जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो 1100 मतलब उसमें 500 रुपीज़ का गैप आ जाता है। जो एसबीआई के जो ऊपर के लोग हैं वो सीतारामन उनके बैंक ऑफिसर दिखाए गए हैं जो हर्षद को पैसा देते हैं 500 करोड़। तो उसके जो सीनियर है उन्हें ये समझ में आ जाता है। फिर वो जाके सीतारामन को पकड़ लेते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि ये 500 करोड़ का गफला क्या है। तो फिर सीतारामन बता देता है कि हर्षद के पास है पैसे, हर्षद ने एसजीएल नहीं दिया, बैंक रिसिप्ट्स भी नहीं देगी, लेकिन वो दे देगा। तो फिर हर्षद को एसबीआई वाले बोलते हैं कि तुमने अभी तक बैंक रिसिप्ट्स वगैरह नहीं दिए, तो एक तो तुम बैंक रिसिप्ट्स दो या फिर एसजीएल दो या फिर हमारे 500 करोड़ लौटा दो। तो ये बात मार्केट में फैल जाती है। ये पहले पता चलती है कि अजय केडिया और त्यागी को, और फिर उनके ज़रिए जो मंदोड़िया दिखाया है उसमें मंदोड़िया यानी वो बैर दिखाया गया है उन्हें और उनके लोगों को पता चलती है। तो अजय केडिया और उसके जो लोग हैं और मिस्टर त्यागी है वो उन्हें कहते हैं ब्लैक कोबरा को कि आप बस उस टाइम पे स्ट्राइक लगी रहती है और स्ट्राइक के वजह से मार्केट खुलता नहीं है और मार्केट खुलने का सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और मार्केट खुलने ही वाला होता है। स्ट्राइक्स जो वर्कर्स है उनके और कंपनीज के बीच में समझौता होने वाला रहता है। तो वो समझौता अगर आगे बढ़ जाए और तो मार्केट क्रैश हो सकता है और शेयर्स की जो प्राइस है वो नीचे आ सकती, जो हर्षद मेहता नीचे लाना नहीं चाहता।
वो बिग बुल है, उन्हें ऊपर ऊपर ही लेना रहता है। तो हर्षद के पास फंड्स नहीं है, एसबीआई के 500 करोड़ लौटाने भी है। तो हर्षद क्या कहता है, एनएचबी के जो पैसे है, एनएचबी के का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एनएचबी के जो ऑफिसर है वो भी दिखाए गए हैं। उन्होंने भी 40 साल मेहनत की होती है उस पोजीशन पे आने के लिए, और वो इस मामले में, उस स्कैम में उनका नाम आ जाता है बाद में, जो दिखाया गया, और फिर उनकी डेथ भी होती हुई दिखाई है बाद में। तो हर्षद उस टाइम पे 500 करोड़ एनएचबी से ले लेता है, डायरेक्टली नहीं। एनएचबी ऐसा दिखाया कि एनएचबी वो किसी और कंपनी को, उस कंपनी का नाम अभी तो याद नहीं है, लेकिन उस कंपनी को दे देती है, एंड वो कहते हैं कि वो रेडी फॉरवर्ड डील है, लेकिन उस कंपनी के नाम देने के बजाय वो हर्षद के नाम दे देती है पैसे, और फिर वो हर्षद एसबीआई को पैसे लौटा देता है। कुछ 6-7 करोड़ लौटाने बाकी रहते हैं। उसी के बीच में सुचेता दलाल जो दिखाई है जर्नलिस्ट, उनके पास ये आशीष बेलारी, उनके तरफ से लीक जाता है, और उनके एक सोर्स भी दिखाए गए हैं जो खुद ब्रोकर भी है। उनके पापा जर्नलिस्ट रहते हैं, और उनके फादर को ये पसंद नहीं रहता, लेकिन वो एज अ सोर्स वो खुद ब्रोकर होते हैं, लेकिन सुचेता दलाल के सोर्स काम करते हैं। और फिर सुचेता दलाल ये खबर छाप देती है, बस उसमें हर्षद मेहता का नाम नहीं होता, उसमें हर्षद मेहता की जगह बिग बुल लिखा गया रहता है, क्योंकि वो सेफ पॉइंट रहता है कि अगर ये न्यूज़ गलत भी हो, अगर मतलब गलत तो नहीं होती, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं होता इसके बारे में, तो हर्षद मेहता ने कई केस कर दी, तो खुद को सेफ रखने के लिए वो बिग बुल करके छाप देते हैं, लेकिन ये बाहर आ जाता है। अब सब लोगों को पता ही है बिग बुल कौन है। तो उसके बाद मार्केट खुल जाता है और शेयर्स के रेट घटने चालू हो जाते हैं। फिर ये सब हर्षद मेहता खुद जाके बताता है कि मैंने ही एसबीआई के पैसे लिए थे, लेकिन उन्हें लौटा दिए, और इसमें कौन सी बड़ी बात। और हर्षद मेहता ऐसे प्रिटेंड करता है कि इट्स लाइक कि मैंने पैसे लिए, फिर लौटा दिए, फिर लौटाने में कुछ देर कर दी, लेकिन फिर भी हर्षद, मतलब कुछ लोगों का तो हर्षद से भरोसा जो है वो उठ चुका होता है। एंड देन ये सब जो है इरेगुलरिटीज़, उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी करना आरबीआई को भी चालू हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ तो है, क्योंकि 500 करोड़ अगर हर्षद ने लौटा भी दिए तो कहाँ से उठाए, इतना पैसा उसे कहाँ से मिला। इसमें जो स्वामी जी दिखाए गए हैं वो भी हर्षद की मदद करते हुए नज़र आते हैं हर जगह पे। फिर आती है एजेंसीज, लाइक सीबीआई को ये केस सौंपा दिया जाता है कि ये इन्वेस्टिगेट करना है। उसमें सीबीआई के ऑफिसर दिखाए गए हैं माधवन, जो उस टाइम पे सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर होते हैं, और फिर वो ये केस हैंडल करते हैं। हाँ, फेरवानी, मुझे उनका नाम याद आ गया, मैंने बताया था। तो एनएचबी के जो है फेरवानी, उनका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करना स्टार्ट कर देती है, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो इसके लिए सुचेता दलाल को लीक दे देते हैं कि फेरवानी ने ग्रीन लेयर्स, हाँ उस कंपनी का नाम है ग्रीन लेयर्स, को पैसे दिए, और जो कि इलीगल एक्टिविटी है, कैसे दिए उनका कुछ पता नहीं है, तो वो आप पता करो। तो सुचेता दलाल फेरवानी के बारे में एक बड़ा सा छाप देती है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि फेरवानी ने कुछ तो गड़बड़ की है, 500 करोड़ का ट्रांसफ़र किया है ग्रीन लेयर्स को। फिर फेरवानी की एक बार उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उस टाइम पे ही फेरवानी बहुत से घबरा जाते हैं, लेकिन बताते नहीं है। सेकेंड टाइम अगर फेरवानी का इन्वेस्टिगेशन होता है तो फेरवानी सब सच खोल देंगे, ये तो क्लियर कट होता है, लेकिन उसके पहले ही फेरवानी की डेथ हो जाती है, अटैक आ जाता है उन्हें। सबको पता ही होता है कि वो लोग बहुत फेरवानी बहुत टेंशन में होते हैं, वो रिज़ाइन भी कर देते हैं एनएचबी से। एंड फिर
आईटी इनकम टैक्स का हर्षद को आता है कि 10,000 करोड़ का तुमने फिर से नोटिस आ जाती है। आरबीआई तो हर्षद के पीछे पड़ी ही है। फिर हर्षद पे बहुत सारे केसेस लगते हैं और ये हर्षद कहते भी है खुद कि उनके ऊपर 600 भी ज़्यादा सिविल केसेस है और फिर क्रिमिनल केसेस भी बहुत सारे हैं। जो क्रिमिनल केसेस हर्षद के बाद उनकी जो डेथ हुई है 31 दिसंबर 2001 को, उसके बाद क्रिमिनल केसेस उनसे निकाल दिए जाते हैं। ये इसमें जो है हर्षद को माधवन वो दिखाए हैं सीबीआई के ऑफिसर जो हर्षद के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और फिर भूषण भट्ट जो हर्षद का पार्टनर होता है, ये मैं बताना भूल गई, भूषण भट्ट हर्षद का फ्रेंड होता है। जो हर्षद जॉब पे लगता है तब उन्हें भूषण भट्ट ही सिखाता है कैसे शेयर मार्केट में वगैरह करना है। तो फिर भूषण भट्ट को हर्षद ग्रोमोर में पार्टनर बना लेता है। भूषण भट्ट, अश्विन उनका भाई, हर्षद मेहता का भाई, और हर्षद मेहता, ये तीनों पार्टनर दिखाए हैं ग्रोमोर में। फिर भूषण भट्ट की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें सीबीआई के ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि सब लोग, मतलब भूषण भट्ट कहता है कि एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर दिल्ली के लोग आपको बताएंगे। तो वो उसमें भूषण भट्ट मुंह खोल देता है कि पीएमओ को भी अंदर कर दो के क्या। फिर माधवन, उनके जो सीबीआई के जो हेड है, उन्हें जाके बताता है कि इसमें पीएम का भी इन्वॉल्वमेंट है। सीबीआई के ऑफिसर है माधवन के जो हेड है, उन सीनियर है, उन्हें स्वामी जी का कॉल आ जाता है कि भाई इसमें पीएम का नाम नहीं आना चाहिए, पूरा ब्लेम हर्षद मेहता पे डाल दो और हर्षद मेहता को हमेशा जेल दिखनी चाहिए। उसे ये डर रहना चाहिए कि उसे जेल में सड़ना होगा, उसकी पूरी लाइफ में यही होगा। ये मतलब उनका भी प्रेशर होता है कि उसे जेल में रख दो, इतना रख दो कि वो अगर पीएम पे नाम डाले तो पूरा ब्लेम हर्षद पे ही डाल देना और पीएम का इसमें नाम ही नहीं आना चाहिए। फिर हर्षद एक लॉयर के पास जाता है, उनका नाम है राम जेठमलानी। फिर वो लॉयर एक बार उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कह भी देते हैं कि इस स्कैम को अगर किसी का नाम देना ही है तो वो हर्षद मेहता स्कैम नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव स्कैम होगा। सुचेता दलाल इसमें दिखाई गई है, वो हमेशा इसमें एक्टिव जर्नलिस्ट है और वो हर्षद मेहता की भी इंटरव्यू लेना चाहती है और वो सिर्फ ये इसलिए करना चाहती है क्योंकि उन्हें फेयर हियरिंग्स मिले। तो सुचेता दलाल और देबाशिष बसु, उनकी बाद में मैरिज हो जाती है, वो दिखाई गई है। और सुचेता दलाल और देबाशिष बसु ये बुक लिखते हैं दिस स्कैम, और इस बुक में वो हर्षद को भी दिखाते हैं कि मतलब हर्षद भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें सच ही है। तो ये पूरा जो है वो इस बुक में, ये जो पूरी सीरीज बनी है वो द स्कैम बुक से ही ली है। भूषण, मतलब ये पीएम का इसमें नाम होता है तो पीएम को ऑब्वियसली हर्षद मेहता उन्हें प्रेशर डालता है कि मुझे इन सबसे बाहर निकालो वरना मैं मुंह खोल दूंगा, तो आपका तो आना तय ही है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो पीएम होते हैं उनके हेल्प से हर्षद बाहर आ जाता है, लेकिन फिर जो एसेट्स है उसमें से 300 करोड़ के कुछ शेयर्स गायब होते हैं। तो एसेट्स पूरा संभालना भूषण भट्ट के हाथ में होता है और भूषण भट्ट जो उनका पार्टनर दिखाया गया है, तो भूषण भट्ट इन लोगों को बताता नहीं है, लेकिन पूरे ये जो पैसे है शेयर्स है वो बेच देता है और खुद की पोजीशन सेव कर लेता है और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनसे छुटकारा पा लेता है। ये हर्षद मेहता को पता नहीं होता। तो फिर हर्षद मेहता जाके आरबीआई को बता देता है कि ये गफला हुआ है 300 करोड़ का। फिर आरबीआई भूषण भट्ट के पास आ जाती है, वो पूरा ब्लेम हर्षद पे डाल देता है और हर्षद का जैसे कि पहले से ही नाम खराब हो गया है, हर्षद को फिर से जेल हो जाती है
उनका कस्टडी वगैरह चालू हो जाती है। और उसी जेल में होते वक्त हर्षद की डेथ हो जाती है। उसमें लास्ट सेंटेंस है कि सुचेता दलाल मतलब वो इंटरव्यू है जो सुचेता दलाल उन्हें पूछती है कि आपके फैमिली का इसमें क्या रोल रहा है। तो हर्षद मेहता कहते हैं कि मेरी फैमिली हमेशा मुझे टोकती आई है कि क्यों करना है, कैसे करना है, और मैं बहुत एम्बिशियस रहा हूँ इस बारे में, लेकिन वो हमेशा मुझे टोकती रही फैमिली मेरी। अब मुझे उनके बातों में पॉइंट लगता है, क्योंकि एक कुछ आंकड़ों के बराबर मतलब फ्यू करोड़ इनफ है अच्छी लाइफ जीने के लिए, बहुत स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए। उसके बाद अगर पैसा हम इकट्ठा कर भी ले तो वो कहीं ना कहीं पॉइजन होता है, और वो पॉइजन अब मुझे मेरे बच्चों के पास नहीं देना है। तो ये बस दिखाया है और हर्षद की डेथ हो जाती है। इसमें संत कबीर का लास्ट में उन्होंने सॉन्ग लगाया है, मत कोर माया को अहंकार, बहुत मस्त है। उस टाइम पे वो उस सीन में बहुत सूट कर देता है। और यही है। फिर उसके बाद हर्षद के जो सिविल केसेस है वो फिर भी रहते हैं। अश्विन मेहता हर्षद के जो केसेस है वो निकालने में व्यस्त रहते हैं, और यही द एंड दिखाया है उन्होंने। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी है ये। बहुत आप सब लोगों ने देखी भी होगी, और फिर भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ वीडियो। जिन लोगों को आप ज़रूर, आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ में मुझसे छूटा भी होगा तो वो भी बताइए। और प्लीज़ आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं ऐसे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन भी मतलब दबा लीजिए। एंड थैंक यू।